हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो मेरा नाम अलक पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला में। हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में एक बहुत ही नया फिनोमेना इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत ही मजेदार फिनोमेना। क्या है कि अगर कोई घूमता टहलता चार्ज यानी कोई मूविंग चार्ज, कैसा चार्ज? मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो अभी यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 07, साथ में लगा दें फिजिक्स वाला, आपको वीडियो मिल जाएगा। या आप टाइप कर लें फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, साथ में लगा दें फिजिक्स वाला, आपको लेक्चर मिल जाएगा। देख लो, मजेदार है, उसमें पूरा ये कहानी समझाई है। अब उसके आगे की कहानी आज हम बता रहे हैं कि जब उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगी तो उसका मोशन तो डिस्टर्ब होगा ही। भाई किसी भी चीज पे फोर्स लगाओगे तो उसका मोशन डिस्टर्ब होगा, है कि नहीं? किसी चीज पे फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल आया, है ना, मूव कर रहा है तो फोर्स लगी, और उस फोर्स की वजह से उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ये देखने जा रहे हैं। शुरू करें तो चलिए, कॉपी और पेन निकालिए, एकदम ध्यान दीजिए इस वीडियो पे। इधर उधर की सारी बदमाशियों को छोड़ दीजिए, उस चूहे को मार के खाना बंद कर दीजिए, छोटे भाई बहन से लड़ना बंद कर दीजिए, और फोन मत बंद करना, फोन पे आप वीडियो देख रहे होगे, है ना? ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन मत चेक करना इस टाइम। शुरू करें तो हेडिंग लगाने जा रहे हैं। और एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बता दें कि इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हमारी वेबसाइट www.physicswala.alakpande.com पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे इस पूरे चैप्टर के बढ़िया असाइनमेंट में बढ़िया क्वेश्चंस, बोर्ड लेवल, आईटी लेवल, एडवांस लेवल, साथ में उनके आंसर और सोल्यूशंस भी आपको मिल सकते हैं। तो देखना ना भूलें www.physicswala.alakpande.com। हाँ भाई, तो आगे आते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, डेफिनेटली वो मूविंग होना चाहिए। मूव नहीं कर रहा है तो फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लग रही है तो पाथ नहीं बनेगी। पाथ मतलब ट्रेजेक्टरी, क्या है उसकी ट्रेजेक्टरी, ठीक है? पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स कितनी होती है? Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल बी मैग्नेटिक फील्ड में घुसा विथ वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। इस फोर्स की वैल्यू आती है Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, बोलो भाई, B एंड V। तो यही सारी बातें पिछले लेक्चर में बताई थी, आपने पढ़ा होगा, मजा आया होगा आपको, बहुत बढ़िया। यानी ये जो फोर्स है दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी। यानी ये फोर्स एंगल पे भी डिपेंड कर रही है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या पाथ होगा चार्ज का जब उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। तो हम शुरू करते हैं इसको केस 1 से, और केस 1 सबसे सिंपलेस्ट केस है, तुरंत खत्म होगा, उसके लिए लेक्चर बना भी नहीं है। केस 1 इज हलवा, लेक्चर बना है केस 2 के लिए। केस 1 ये बोलता है कि इफ थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री, दो केस देखने जा रहे हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या तो ऐसे है या तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है। बोलो क्लियर है? ये वाला केस हो गया 0 डिग्री का, ये वाला केस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का, है ना? 0 डिग्री मतलब V इज पैरेलल टू B, और 180 का मतलब V इज पैरेलल टू माइनस B, B के नहीं, माइनस B के साथ V जा रहा, तो ये हो गया 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। देखो इस दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू निकालो, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0, या F इज इक्वल्स टू क्यू वी, अच्छी क्यू वी बी साइन 180।
साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू 0 0, यानी इनके ऊपर फोर्स आई 0 0, फोर्स है इस पे 0 0। जब किसी से फोर्स ही 0 0 तो पार्टिकल जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, न्यूटन का पहला लॉ। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या बोले सर आप? अरे भैया किसी के ऊपर फोर्स ही नहीं लगाया तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, यानी इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा एंड द ट्रेजेक्टरी या पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। चलो, तो पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का पहला केस तो खत्म। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में है, उन दोनों ही केस में चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, यानी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। क्लियर है? तो ये तो बड़ा आसान केस हो गया सर, इसमें क्या बात समझे हम? ठीक है, फोर्स 0 हो गई, फोर्स पढ़ के आना, फोर्स समझ में आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल आया तो उस पर फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी। तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया और इस वाले केस के लिए थीटा 180, दोनों ही केस में साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू 0 4 0। तो आपने देखा यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ये पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। अब आते हैं केस 2 पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो हमें आज डिस्कस करना है। आ जाए, चलें, ये पढ़ लिया है, नोट कर लिया है, मिटार दें। जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट के वापस यहाँ आओगे। अरे जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे। केस 2, लौट के वापस, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी v इज परपेंडिकुलर टू b। यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री जो आती है सर्किल आती है, सबसे फेमस केस है ये, है ना, फेमस केस है। मतलब तुम घर से बाहर निकलोगे, आज रिक्शा वाले से बोलोगे, रिक्शा वाले भैया कोचिंग चलो, रास्ते में तुम मुझसे पूछोगे भैया ये बताओ जब थीटा 90 डिग्री होता है, v और b परपेंडिकुलर होता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो पलट के बोलेगा सर्किल होता है। क्या तैयारी कर रहे हो आप? ठीक है, सब्जी वाले भैया भी जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को, बहुत फेमस है। जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्किल है। हाँ सर, ऐसे ही बोल दो, पढ़ाओ नहीं है, बताओ नहीं क्यों सर्किल है। बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, आओ देखते हैं। v इज परपेंडिकुलर टू b, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बना लेते हैं, ऐसे खचर खचूर खचर, खचर कुचूर खचर, खचर कुचूर खचर, खचर कुचूर खचर। ठीक है, खचर कुचूर खचर हमने बना ली यहाँ पे, बढ़िया मस्त एकदम मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फोर्स का डायरेक्शन वगैरह निकालना आता, नहीं आता तो सिखाने की कोशिश करेंगे। ये बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड। दिस इज बी, कैसी है बी? इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घुसती हुई कर कर कर। अच्छा, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये ऐसे चल रहा है वेलोसिटी v से। अरे इसको इस प्लेन में कहीं पे भी घुमाओगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, खचिक, वेलोसिटी तुमने ऐसे की परपेंडिकुलर, ऐसे करते तो भी परपेंडिकुलर, ऐसे करते। अरे भाई पेन कहाँ है मेरा? ये रहा, इधर आओ, सस्ता वाला पेन। ठीक है, तो सस्ते वाले पेन से मैं आपको समझाता हूँ। वेलोसिटी आप ऐसे रखो तो भी देखो बी ऐसे अंदर गया ना, प्लेन ही अलग है, वो जेड प्लेन, जेड एक्सिस में जा रहा है, और वेलोसिटी को आप एक्स वाई प्लेन में रख रहे हो, तो वेलोसिटी चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कहीं पे भी रखो, बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी को एक्स वाई प्लेन में लिया है और मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस के अलोंग डाल दिया, तो डेफिनेटली वी बी के परपेंडिकुलर हो गया। अब जरा इस पे फोर्स निकाली जाए, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैं साइड में छोटा सा चिपका देता हूँ, क्यू वी बी साइन 90 लिख सकते हैं। यहाँ एंगल तो 90 डिग्री है, वी इधर बी अंदर, खचक खचक 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो वो भी चिपका देते हैं यहाँ पे, क्यू वी बी। ये मैक्सिमम फोर्स है जो लग सकती है चार्ज पार्टिकल में। भैया साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो कि आपको मिल गई है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 या -1 है ना, तो 1 मिल गई, खत्म बात। फोर्स आई है क्यू वी बी। अब इस फोर्स का डायरेक्शन याद है? याद है? राइट हैंड पाम रूल याद है? राइट हैंड पाम रूल क्या करना होता है? अपना अंगूठा बनाना होता है, फिर यहाँ अपनी 5 उंगली, 3 4 5, मैंने बताया था ना ऋतिक रोशन के हाथ में 5 उंगली है, 1 2 3 4 5 और ये 6 तो ये थंब पॉइंट करना होता है आपको इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और फिंगर लगानी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद पाम आपका किस डायरेक्शन में आएगा? फोर्स के डायरेक्शन में। क्या करना होता है? थोड़ा सा एक पल का जीना वाला डांस करना पड़ता है, टिडी 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 टिडी। चलें करें। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, हाथ का खेल है सारा मैग्नेटिज्म।
हाथों का खेल है, राइट हैंड। हाँ, तो राइट हैंड को अपने स्ट्रेच करें ऐसे, फिर उसके बाद अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएं ऐसे, अपने अंगूठे को चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में लगाएं ऐसे। अब एक पल का जीना वाला डांस करें, टिटी 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 टिटी। अब जिधर आपका पाम पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स का डायरेक्शन आए वो पलट देना। यही सब सिखाया था पिछले लेक्चर में। क्लियर है? राइट हैंड का पाम खोलें, देखो इसकी फिंगर थोड़ी ज़्यादा है, ऋतिक रोशन की मैंने हाथ ले लिया है, और आपको सबसे पहले फिंगर्स को अलाइन करना है इन द डायरेक्शन। राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, बार बार चिल्लाऊंगा, राइट हैंड राइट हैंड। हाँ, राइट हैंड को आपको अलाइन करना है, फिंगर्स को अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर थंब को अलाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, टिटी 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 टिटी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रही है। अच्छा, अब सोचो, इसके ऊपर ऊपर फोर्स लगी, आगे जाना चाहता था तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। भाई आगे तो जाएगा ही, अपनी जो नेचुरल स्पीड से आया था उससे आगे जा रहा है, और थोड़ा सा ये फोर्स इसको घुमा देगी, तो थोड़ा सा ये कहीं ऐसे पहुंच गया, मान लो थोड़ा सा आगे भी गया, थोड़ा सा ऊपर भी गया। भाई ये फोर्स भी तो इसको थोड़ा घुमाएगी। यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई भी। अब यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स सोचो, इस जगह पे फिर से फिंगर्स को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड किधर है? अंदर। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, फोर्स टिटी 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 टिटी, फोर्स इधर जा रही है, यानी पार्टिकल इधर भागना चाह रहा, फोर्स इधर लाना चाह रही, पार्टिकल इधर जाना चाह रहा, फोर्स इधर, थोड़ा सा ये ऐसे घूम के यहाँ आया। बोलो सही है? इस जगह पे मान लो यहाँ आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे ऊपर जाना मांग रहा है, ऊपर जाना मांग रहा है ये। आपने फिंगर्स रखी अंदर, थंब से इसका मोशन ऊपर, फोर्स ऐसे ऐसे। तो फोर्स ने कहा तुम इधर चलो, इसने कहा हम उधर जाएंगे, तो आंसर दोनों का मिला के आगे देखो, जैसे यहाँ जा रहा था फोर्स ने कहा इधर, तो कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर इसने कहा हम इधर भाग रहे हैं, फोर्स ने कहा चल इधर, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे। हमने कहा इधर जा रहे हैं, फोर्स ने कहा चल इधर, इसने कहा अच्छा भैया ठीक है ऐसे। यहाँ पे आके मान लो इसकी वेलोसिटी इधर भाग रही है, फिर से फिंगर्स को अंदर, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और फिर टिटी 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 टिटी, जिधर पाम टिटी टिटी पाम पाम, तो पाम किधर है? नीचे। तो फोर्स किधर लगी? इधर। ये इधर जाना चाहता था, फोर्स इधर, तो ये ऐसे घूमा ऐसे घूमा, घूमते घूमते एक सर्किल कंप्लीट करेगा। बड़ा ही आसान था ये समझना, क्योंकि फोर्स इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और ये चीज सर्कुलर मोशन में होती है, याद करो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो डेफिनेटली इसका मोशन सर्कुलर होगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल, मेरे प्यारे खूबसूरत बच्चों और बहुत ही शैतान बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है तो वो गोल गोल जरूर घूमेगा, डेफिनेटली। मैंने पूरा फील दिया आपको, ये ऐसे चल रहा था, मैंने कहा राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाओ, थंब को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिर जिधर पाम पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स लगी ऊपर, तो इसने कहा अच्छा इधर जाना है, फोर्स इधर करी, चलो इसे चलते हैं। फिर वेलोसिटी इधर भागना चाहता, फोर्स ने खींच लिया, यहाँ आया, फिर वेलोसिटी यहाँ, फोर्स ने इधर खींच लिया। तो देखो हमेशा इसकी फोर्स इसको सेंटर की तरफ बांध के रखी है, बांध के रखी है। सेंट्रीपिटल फोर्स बांध के रखती है सर्किल में, यानी यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभा रही है। अब बात आती है कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो हमको वो रेडियस फाइंड करना है। इट इज वेरी इजी। आप बोलोगे जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग दी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मानाने के लिए हमने कहा मान लेते हैं इस चार्ज के पास मास m है, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, बिना चार्ज के मास हो सकता है ना, बट चार्ज बिना मास के नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ रही है? क्यू वी बी, साइन थीटा तो खत्म हो गया ना, साइन 90 एंगल, यू 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 यू। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी देखो, देखो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अभी भी परपेंडिकुलर। हाँ, तो क्यू वी बी और सेंटीमीटर फोर्स कितनी होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर। पता है, पढ़ा, इतना तो पढ़ाई होगा लेवल में। यहाँ से एक वी मर गया, R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। इससे आपको ये समझ में आता है कि अलग अलग स्पीड वाले चार्जेस की अलग अलग रेडियस होगा। किसी चार्ज को मैंने बहुत कस के फेंका, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा होगा। जितना कस के फेंकोगे ऐसे, इमेजिन भी हो रहा है दिमाग में। इसको ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही,
बहुत बढ़िया टॉपिक है। ऐसे अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और एक चार्ज पार्टिकल अपने ऐसे कस के ऐसे फेंका जाए, ऐसे तो बड़ा गोला घूम के आया। उस पे चार्ज जितना कम होगा रेडियस उतना ज्यादा, चार्ज जितना कम होगा फोर्स उसको उतना घुमा ले जाएगी। चार्ज जितना कम हो फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, चार्ज जितना कम हो फोर्स उतनी कम लगेगी, बट घुमा उतना ज्यादा लेगी। जितना कम चार्ज, छोटा चार्ज, छोटा सा इलेक्ट्रॉन फेंका, टिंग, खूब बड़ा गोला, और बड़ा सा चार्ज लेके फेंको, एक इलेक्ट्रॉन लिया छोटा सा, छोटा सा चार्ज, बड़ा सा चार्ज, फील हो रहा है, फील हो रहा है। तो यहां ये चीज आपको जरूर फील करनी चाहिए कि mv के रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी वाली कहानी, कि जितनी तेज फेंकोगे उतना बड़ा सर्किल बनाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, इस mv को आप मोमेंटम भी कह सकते हैं, आगे इस पे भी आएंगे, ठीक है, बात करेंगे, अभी देखेंगे। mv को हम मोमेंटम भी कह सकते हैं, और किस किस फॉर्म में जाएगा अभी रुक जाओ, हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। रेडियस आ गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्किल। क्या लिख लेंगे उसको हम? एक सर्किल में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 2πr। किस स्पीड से करेंगे? v। अरे टाइम क्या होता है? छिछी। टाइम क्या होता है? छिछी छिछी। डिस्टेंस बराबर स्पीड, यही होता है, डिस्टेंस बराबर। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा? 2πr। और स्पीड कितनी है इस बंदे की? बंदे की स्पीड v है। r की वैल्यू पुट कर दो, 2πr की जगह mv/qb, नीचे एक और v से v मर गया। टाइम पीरियड आपको मिला 2πm/qb। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जितने छोटे चार्ज को जितनी तेजी से फेंकोगे उतना बड़ा सर्किल बनाएगा, पर स्पीड का असर उसके टाइम पीरियड पे नहीं पड़ेगा। किसी को 10 मीटर पर सेकंड से भेजो, किसी को आप 100 मीटर पर सेकंड से भेजो, उसके घूमने का जो समय लगेगा वो दोनों का सेम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो फील नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि अगर ऐसे लिख दिया एग्जाम में कि एक 100 मीटर पर सेकंड से 10, तो हम लगेगा 100 वाला यार जल्दी घूम जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 100 वाले का सर्किल भी तो बड़ा है। 100 वाला फेंका, उसका सर्किल, उसका रास्ता भी बड़ा कवर करना है, और 10 वाले का रास्ता भी छोटा है। क्लियर हो रही है बात? 10 वाले की स्पीड कम है पर उसका चक्कर भी छोटा है, 100 वाले का चक्कर भी बड़ा है, इसीलिए फील करा रहे थे, जितनी ज्यादा स्पीड उतना बड़ा चक्कर। पर ध्यान से देखना कि टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपको दो एक्सप्रेशन मिले, एक मिला रेडियस का विच इज mv/qb। आई विल सजेस्ट यू टू लर्न दिस एक्सप्रेशन एंड आई विल सजेस्ट यू टू लर्न दिस एक्सप्रेशन। मतलब यार ये सब बहुत बेसिक चीज है, वही है जो रिक्शा वाले भैया थे उनको ये भी याद है। t इज इक्वल्स टू पाई, अरे कसम से मैं अभी पूछ के आया शाम को, 2πm/qb कंफर्म, ये दोनों चीजें पता होती है सबको। क्लियर है? इसके बाद की चीजें आप बना सकते हो, बस ये याद रखना है, r इज इक्वल्स टू mv/qb, t इज इक्वल्स टू 2πm/qb। अरे लिखने को तुरंत लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू fc करके। क्लियर हुई यहां तक बात? अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। यार फ्रीक्वेंसी में क्या है, खचक से निकल आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम कर दो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। आपसे कोई बोले फ्रीक्वेंसी निकालो, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग, इसको मिटा लें, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग। नोट नहीं किया था? कोई बात नहीं, सॉरी, थोड़ा सा बैक कर लो, नोट कर लो। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t, तो 1/t हो जाएगा qb/2πm। फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर इसने घूमे, एक सेकंड में कितनी बार गोल गोल घूमा। कोई आपसे कहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, जिसको एंगुलर वेलोसिटी भी आप बोलते थे, कि एंगुलर डिस्टेंस कितनी स्पीड में कवर कर रहा है, ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला याद है, 2πf लगा दो, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा qb/m। दिस इज ओमेगा, qb/m, 2πf, 2π लगा, 2π। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो, रेडियस का स्पेशली याद रखना और टाइम पीरियड का याद रखना। mv/qb, 2πm/qb। कब लगाना है? जब पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। इतनी चीजें नोट कर ली है, ये हमको यूज करना होगा साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल में, कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी।
ये एक्सप्रेशन दोनों वहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, कहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम, साइक्लोट्रोन में, साइक्लोट्रोन में। हो गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दें इससे पहले कि लेक्चर को आगे बढ़ाएं और आपको खूबसूरत सवाल कराएं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, सुनो। R इज इक्वल्स टू mv/qb। कैसे आया, कोई किसी को डाउट तो नहीं इस चीज में, याद रहना चाहिए पूरा अच्छे से। कैसे आया है, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंका था, फोर्स ऐसे 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 हमेशा सेंटर की तरफ आ रही थी, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स QVB sin 90, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था तो QVB बचा था, उसको इक्वेट किया mv/r से, VV कैंसिल हुआ, R इज इक्वल्स टू mv/qb। फिर टाइम पीरियड निकालने को कहा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक चक्कर में डिस्टेंस 2πr, स्पीड v। अब देखो R इज इक्वल्स टू mv/qb में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस mv को हम मोमेंटम बोल सकते हैं, सो वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू p अपॉन qb, बोल सकते हैं, वेयर P डिनोट्स मोमेंटम, P इज इक्वल्स टू mv। अब मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे दिया हमको, ठीक है, तो जरा सुनना। काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम k यूज करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो k इज इक्वल्स टू हाफ mv² की जगह क्या हम लिख सकते हैं, p² अपॉन m², v² की जगह p²/m², इससे एक m कैंसिल हो गया। यहां से हमें मिला k इज इक्वल्स टू p²/2m। यहां से हम बोल सकते हैं p इज इक्वल्स टू √2mk, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी एंड m इज मास। बोलो सही है, हाफ mv², v की जगह p²/2m रखा, v² की जगह v² की जगह p²/m² रखा, एक m कैंसिल हुआ, एनर्जी p²/2m, p इज इक्वल्स टू √2mk। तो यहाँ √2mk भी लिख सकते हैं, यानी एक और फॉर्मूला रेडियस का बनेगा, p की जगह √2mk अपॉन qb। सब बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैं नहीं कह रहा आप ये याद रखो, ये याद रखो, आप ये याद रखो, बाकी तो बन जाएंगे, कंसेप्ट याद रखो। R इज mv/qb, ये इसका रेडियस है। mv की जगह हम लिख सकते हैं p, mv की जगह हम लिख सकते हैं p इज मोमेंटम। फिर हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², v² की जगह p²/m², mm कैंसिल हुआ, p²/2mk के इक्वल आया, p इज इक्वल्स टू √2mk, तो p की जगह √2mk। क्लियर है, k इज काइनेटिक एनर्जी। तो कई बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में सवाल आ जाता है कि चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ये है वो है, कंपेयर करने का सवाल याद आता है कि रेडियस कंपेयर करो, ऐसे सवाल हम करा देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कई बार कि चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल से एक्सक्लरेट किया, समझो इफ चार्ज q is accelerated through potential difference v, चार्ज q को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट किया, देन वर्क डन विल बी q इंटू वी। बड़ा आसान है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद हो, पोटेंशियल डिफरेंस वाज द वर्क डन पर चार्ज। कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां मान लो पोटेंशियल 0, यहां मान लो v है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सलरेट किया, q को हमने एक्सलरेट किया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, इसको हम v पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर लो। यह अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हायर से लोअर की तरफ जा रहा ऐसे, और जब ये यहां से यहां जाएगा तो कुछ वर्क डन होगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ, तो हायर से लोअर फ्लो किया तो इसके ऊपर कुछ वर्क डन हुआ पूरे रास्ते, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो वर्क डन कितना है, QV। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम।
जितना वर्क करोगे उससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, किसी ऊपर वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। वर्क डन कितना है, Q इंटू वी। अब मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, शुरू में चार्ज रेस्ट पे था, बस छोड़ा है, उसको एक्सेलरेट किया है। इनिशियल अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम QV भी लिख सकते हैं। चेंज है, इनिशियल को 0 मान लो, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ गई, कितनी, QV। तो यहाँ K की जगह हम QV भी पुट कर सकते हैं। अगर हमको देता है द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, ऐसे भी देता है सवाल, समझ लो। R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, तो बहुत ही हलवा चीज था। उसके आगे कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हमने पहले ही बोल दिया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने कहा एमवी की जगह P रखो, फिर P की जगह अंडर रूट 2mk रख सकते हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। फिर हमने कहा काइनेटिक एनर्जी की जगह हम QV रख सकते हैं। कैसे बताया, हमने कहा चार्ज को एक्सेलरेट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस V, हमने कहा मान लो यहाँ V, यहाँ 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। हमने पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल छोड़ा, किधर भागेगा, लोअर पोटेंशियल भागा तो उसके ऊपर वर्क हुआ, उसके ऊपर वर्क हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। माना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जिसका उसके ऊपर वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है, QV, तो काइनेटिक एनर्जी इज QV। तो यहाँ K की जगह आप QV भी लिख सकते हो, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mQV अपॉन QB, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, अगर ये देखें तो हम यहाँ पर रूट क्यों आना चाहिए, B के ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mV अपॉन QB स्क्वायर। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, नीचे रूट क्यू लिखोगे, एक रूट क्यू कैंसिल होगा, एक रूट क्यू बचेगा, और B को रूट के अंदर डालने के लिए स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक एक्सप्रेशन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो कई बार बोल देता है इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, तो उस केस में आपको ये भी लगाना पड़ सकता है। चारों फॉर्मूले को नोट कर लें, जरूरत पड़ने पे आप डिराइव भी कर सकते हैं अपने आप, मैंने आपको सिखा दिया है। कुछ छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो याद रहेगा। देखो R इज इक्वल्स टू एमवी बाई क्यूवी याद रखना, फिर याद रखना एमवी क्या होता है, मोमेंटम, फिर याद रखो मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk, फिर याद रखो काइनेटिक एनर्जी को QV बोल सकते हैं। बस सर, बस इतना ही। MV की जगह P की जगह रूट 2mk, K की जगह QV। हाँ ठीक है सर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कई बार होता है ना कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना देके वो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस में हमने उस पर धक्का दिया। जब धक्का दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो वही बता रहे, धक्का देने में आपने वर्क डन कितना किया, QV। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। हमने V पे छोड़ा, यहाँ तक आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जितना वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू QV। नोट कर लिया, अंडर रूट 2mV अपॉन QB स्क्वायर। K इज इक्वल्स टू QV रख लो, बस इतना याद रख लो, MV P रूट 2mk, K इज इक्वल्स टू QV। क्लियर है, सवाल किए जाए इसके ऊपर, ओके। अब देखो इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, सीधे सवाल तो नहीं आते, सीधा कि बोल दिया कि भैया इसका मास इतना है, चार्ज इतना है, चलो भैया अब रेडियस बता दो, हाँ अब खुश हो जाओ, ऐसा थोड़ी ना। देखो सवाल कैसा आएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, three charged particles, proton, deuteron and alpha are with same kinetic energy moves perpendicular to a magnetic field. Find the ratio of their radii, इनके रेडियाई का रेशियो निकालिए। हमसे बोला है हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, कौन कौन सा है, प्रोटॉन, और कौन सा है ड्यूट्रॉन, और कौन सा है अल्फा। अगर हम मास और चार्ज की बात करें तो हम सबका मास और चार्ज आपको बता देते हैं कम से कम, है ना, उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में क्या है, प्रोटॉन के मास को चलो आज हम m मान लेते हैं। प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो उस पर प्लस ई चार्ज होता है, ये लिख लिया हमने। ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम। तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है, 2 मास हो जाता है 2m, इसका जो मास नंबर है वो 2 है।
एटॉमिक नंबर इसका अभी भी 1 है क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यानी इसके ऊपर भी चार्ज E है। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये हीलियम है, डबली चार्ज हीलियम आयन। हीलियम के पास मास होता है 4 AMU और हीलियम का जो चार्ज होता है वो होता है +2E। तो ये चीज़ है। तो हमने मास और चार्ज आपको बता दिया, अब आप दिमाग लगाओ जो लगाना हो। 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। चार्ज और मास बता दिया। प्रोटॉन का मास m मान लिया 1 AMU, न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 2 होता है तो 2m लिख लिया, अल्फा का 4 है, चार्ज E, न्यूट्रॉन पे E, 2E। अब क्या करें, रेडियस का रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा। ये सवाल है। अब बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या लगाएं, mv/qb, mv/qb, mv/qb लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, वेलोसिटी नहीं दे रखी है। मास तो पता है, q तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सब में सेम रख देंगे, बट वेलोसिटी नहीं पता है। देखो कहीं वेलोसिटी नहीं दी है, बल्कि क्या दिया है, ये दिया है सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन याद करो, mv की जगह रखा था p, p की जगह रखा था √2m_k, ये शायद काम कर जाए, √2m_k। मास किसका रखोगे, प्रोटॉन का, k काइनेटिक एनर्जी, q किसका, प्रोटॉन का। mv की जगह √2m_k, मास किसका रखोगे, न्यूट्रॉन का, चार्ज भी न्यूट्रॉन का, √2m_k, मास किसका, अल्फा का, चार्ज भी अल्फा का। अब काम बन जाएगा, खत्म खत्म। देखो 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल, बचा √ मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, m अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन E इज टू √ मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास कितना है 2m, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन E √ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e। खत्म हो गया सवाल। m से m मर गया, e से e मर गया, तो ये हो गया 1:2 √2:2, √4 की वैल्यू होगी 2 और 2 से डिवाइड होके हो गया 1, 1:2 √2:1। बोलो समझ में आया, 1:2 √2:2, √4 की वैल्यू 2, 2/2 1। क्लियर है, इसीलिए सिखाया था वो फॉर्मूला। मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड through same potential V moves perpendicular to a magnetic field, find the ratio of their radii। अब ट्राई करो, इस तरह से आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको करा रहा था सारी चीजें। अब जरा ट्राई करो इसको, देखो हो पा रहा है आपसे, पॉज करके ट्राई करें, हो पा रहा है? चलिए देखते हैं, इसको मिटा लें। ओके, तो भैया अब की बार फॉर्मूला कहाँ पे जाना चाहिए, अब की बार फॉर्मूला चाहिए हमको वो V वाला। तो यार R = mv/qb में V की जगह, mv की जगह हमने P रखा था, फिर P की जगह √2m_k रखा था, फिर K की जगह qv रखा था। याद आ गया पूरा, mv की जगह P, P की जगह √2m_k, मोमेंटम क्या होता है √2m_k, और काइनेटिक एनर्जी qv, जितना वर्क डन था qv वही काइनेटिक एनर्जी बना था अपॉन qb। फिर मैंने कहा था कि नीचे हम √q लिख सकते हैं, एक √q से √q मर जाएगा, 2mv अपॉन q, √q लिखा, √q कैंसिल, और b को भी अंदर ले आया b²। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू b², √2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू v अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इंटू b², √2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v, चार्ज ऑफ अल्फा इंटू b²। फिर से क्या होगा, 2 v b² कैंसिल। आसान सवाल, बोलो आ गया, इसीलिए सब सिखा रहे थे आपको, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो √ मास ऑफ प्रोटॉन इज m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज e, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2m, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज e,
मास ऑफ अल्फा इज 4m, चार्ज ऑफ अल्फा इज 2e, m मर गया, 1:√2:2, ये √2 ही रहेगा। देखो इस बार 4/2 2 √2। क्लियर है? स्पीड नहीं दी है ना, जबकि हम आर का फॉर्मूला नॉर्मली एग्जाम में पढ़ के जाते हैं mv/qb, ये रट जाना चाहिए आपको, बट स्पीड दी ही नहीं उन्होंने, दिमाग लगाया है ना। कभी आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, कभी बोल दिया इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। एक और सवाल देखो जरा, इसी में मिटा दे। एक और सवाल देखो, मान लो आपको बोल दे कि इसी कहानी के लिए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। आसान है, कर लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ अल्फा, 2πm/qp 2πm/qb। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, 2πm/qb। तो इस बार आप समझ रहे हो 2π सब में कैंसिल हो जाएगा, b सब में कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो आएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा इज टू चार्ज ऑफ अल्फा। अब तो समझ गए ना, 2π सब में कैंसिल, b सब में कैंसिल। मास ऑफ प्रोटॉन m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन e, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2m, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन e, मास ऑफ अल्फा 4m, चार्ज ऑफ अल्फा 2e, m 1:2:2 का रेशियो। इस तरह के सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, 1:2:2 का रेशियो। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें इसको। ओके, और भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि दो पार्टिकल हैं, उनका मोमेंटम सेम है, तो बताओ उनका टाइम पीरियड सेम होगा कि रेडियस सेम होगा, वगैरह 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 आपसे सवाल किए जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको सोचने होंगे, थोड़ा ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस अभी और करनी पड़ेगी ना, बहुत सवाल बनाए जाते हैं, बहुत। ठीक, कुछ हमने कराया आपको। अब आपको हम कराते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया पर सर्किल पूरा नहीं हो पाया, पूरा सर्किल होता तो टाइम पीरियड कितना होता, 2πm/qb, पूरा सर्किल नहीं हो पा रहा है, ऐसे क्वेश्चन है ना। फाइंडिंग द टाइम फॉर विच, या टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको सभी अच्छी किताब में इसके सवाल मिलेंगे, कुछ बढ़िया सवाल हम कराते हैं। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल होगा। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, और मान लो यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, ध्यान देना, बढ़िया सवाल दे रहे हैं। मान लो यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है +q, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट है, और इसको हमने इस तरह से इस फील्ड के अंदर भेजा विथ स्पीड v एट एंगल थीटा। ऐसे सवाल में हमसे पूछता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b है, चार्ज कितना है, q है, किस एंगल पे रखा है, थीटा पे, स्पीड v से, चार्ज का मास है। इसमें हमसे पूछता है फाइंड द टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड बाय चार्ज पार्टिकल। आराम से पहले और देखते हैं इसमें क्या होगा, सर्कल मोशन होगा कि नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसका मोशन चार्ज पार्टिकल का ऐसे, फोर्स ऐसे लग रही है। जब इस पे फोर्स कुछ यहीं से इस तरह लगना स्टार्ट करेगी तो ये इस तरफ ना जा पाएगा पूरी तरह से, थोड़ा सा घूम जाएगा। वैसे देखो ध्यान से अगर तुम, कि जो इसकी वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अभी भी परपेंडिकुलर है। अरे यार वेलोसिटी ऐसे है तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना, ये अरे ऐसे ही तो कर दिया, इसी प्लेन में तो कहानी खेल रहे हैं, इधर 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 इधर, इसको ऐसे कर दिया ऐसे की जगह, अभी भी बी के परपेंडिकुलर, मतलब करना तो इसको सर्कुलर पाती है, पर सर्किल पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं, है ना। फोर्स ऐसे लगी थी तो ये थोड़ा सा घूमा और ये ऐसे बाहर आ गया, ये ऐसे बाहर निकल गया ये। यानी ये पूरा सर्कुलर पाथ नहीं बना पाया। अगर पूरा सर्कल बनाता तो 2πm/qb लिख देते। अब ये कितना समय अंदर रहा, अब इसमें ध्यान देना है सवाल में कि सिमेट्री इतनी बढ़िया है कि जिस एंगल से ये अंदर घुसा है
उसी एंगल से ये बाहर निकलेगा, यानी ये थीटा एंगल से अंदर गया। ध्यान से, कोई एंगल भी थीटा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां आने पे भी ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, सेम एंगल से बाहर निकलेगा। ठीक। अब हमसे पूछा कितने टाइम ये फील्ड के अंदर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहां कहीं मान लेते हैं कि इस सर्किल का सेंटर है। ध्यान से देखो, ये ऐसे गया है, ये पूरा सर्किल ऐसे कंप्लीट करेगा कि नहीं, मान लेते हैं यहां कहीं सेंटर है। इस पे सेंटर नहीं मानना। अरे इस पे सेंटर मान लोगे तो तुम ये मान लोगे ये सेमी सर्कल है। हो सकता हो सेमी सर्कल, हो सकता हो ना हो, तो थीटा की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी चीजें। मान लो थीटा की वैल्यू हम 0 कर दें तो सेमी सर्कल होता, थीटा की वैल्यू 0 कर दे कचाक तो सेमी सर्कल बन जाता। तो अब यहां कहीं सेंटर सपोज कर लो बाहर, हमने मान लिया सेंटर है, और ये मान लो रेडियस r, ये मान लो रेडियस r, यहां थीटा लिया आपने। अच्छा अब ध्यान दें बच्चों, ये पूरा एंगल, सॉरी ये थीटा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा भाई। ये देखो टेंजेंट है, ये देखो रेडियस है, दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ये थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा बच्चों, ये पूरा एंगल 90 होगा। ये देखो ये लाइन और ये लाइन 90 होगी। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंट, ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहाँ से आ जाओ, ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंट, ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। भाई साहब ये क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है, रेडियस है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल देखो पूरा 90 होगा, ए इस लाइन के और इस लाइन के बीच में 90 होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा, यानी पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं इसको। थीटा थीटा पूरा सम कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो पाई माइनस 2 थीटा। बस यहीं तक खेल आपको खेलना था। अब समझो, अगर कंप्लीट सर्किल हम घूमते, अगर हम कंप्लीट सर्किल घूमते यानी हम 2 पाई एंगल घूमते, तो हमें टाइम कितना लगता, तो हमें टाइम लगता 2 पाई m बाई क्यू बी। मान लो हम 1 रेडियन एंगल घूमे, तो हमें टाइम कितना लगेगा, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, यानी m बाई क्यू बी। बड़ा सिंपल है, नहीं समझे भाई। कंप्लीट सर्किल का मतलब होता है 360 डिग्री। कंप्लीट सर्किल का मतलब ये एंगल कितना घूमता, ऐसे, ये पूरा ऐसे। कंप्लीट सर्किल अगर होता तो ऐसे पूरा ऐसे घूमता, यानी एंगल घूम के 2 पाई हो जाता। तो अगर पार्टिकल 2 पाई घूमे मतलब पूरा सर्किल, तो टाइम लगे 2 पाई m बाई क्यू बी। अगर 1 रेडियन घूमे तो टाइम लगे, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। और अगर ये पाई माइनस 2 थीटा रेडियन घूमे तो टाइम लगेगा m बाई क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। तो जो टाइम आपको रिक्वायर्ड है, स्मॉल टी ले लो, m बाई क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। बोलो आया, बोलिए कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखें ध्यान से, एंगल वगैरह ध्यान से देखें, थीटा किधर लिया है, पाई माइनस थीटा कैसे लिया है, क्लियर हो रहा है। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला ये किस एंगल पे घुसा है, मैंने बोला ये थीटा एंगल पे घुसा है। ये थीटा, तो ये थीटा, फिर मैंने बोला टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90 की वजह से। फिर ये एंगल 90 होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इस तरह से ये थीटा। फिर ये एंगल आ गया 180 माइनस 2 थीटा, खत्म बात। और मैंने इसको सेंटर को यहाँ बाहर इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सेमी सर्कुलर पाथ है कि नहीं है। सेमी सर्कुलर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्कुलर होगी तो उस केस में ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तब आपका एंगल जो घूमा है पूरा पूरा पाई हो जाएगा। कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। यही तो मैं बोल रहा था, मैंने कहा था ना जब थीटा 0 होगा तो सेमी सर्किल। भाई सेमी सर्किल का मतलब कितना एंगल घूमे, 180 डिग्री। अगर सेमी सर्किल होता तो कितना एंगल घूमते, 180, यानी पाई घूमते। तो यहाँ पे ये 0 हो जाता ना थीटा, इसीलिए मैंने थीटा पे लिया है, इसलिए सेंटर को बाहर लिया है। मैं सेंटर यहाँ ले लेता, बच्चे यही गलती करते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं भी छोटा सा गलती करता था, यहाँ पे सेंटर मान लेता था और उसके बाद कुछ बनते ही नहीं था। हम सोचते थे यार सेमी सर्किल है तो ये 180 है, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी दी एग्जाम में, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, है ना, पाई माइनस 2 पाई बाई 4, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, जो भी है रख के आंसर निकालना पड़ेगा लास्ट में। तो इसमें ये गलती नहीं करना, यहाँ सेंटर मानना। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर यहाँ सेंटर मानोगे
तो उसका मतलब ये सेमी सर्कल। क्यों? सेमी सर्कल का मतलब ये एंगल कितना आना चाहिए? 180 ना। सेमी सर्कल मतलब 180 घूम गए, तो ये 180 कब आएगा? जब ये थीटा जीरो इस केस में, तब यहां पे आएगा सेंटर। क्लियर हुई बात? एक और सवाल करें इसका। चलो एक और करते हैं। ध्यान देना, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है सर्कुलर मोशन में। कुछ चीजें समझते रहो। जो फोर्स है वो सर्कुलर मोशन में v के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। अब भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, वही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल बन रही है। दूसरा सवाल देखो, कुछ नई चीज आएगी इसमें। सिमिलर है पर सेम नहीं। मान लो मान लो इस चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे फेंक दें अंदर, इस तरह से, तब क्या होगा? ये घूम के ऐसे बाहर आ जाएगा। देखो, सोचो, बताओ। Find the time spent in magnetic field if this angle is theta, this angle is theta. Find the time spent in magnetic field. बताओ, सोचो, आराम सोचना। क्या ये ऐसे घूम के इधर आएगा? सोचते हो। मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से अंदर, मोशन चार्ज का थंब से इधर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर, फोर्स इधर लग रही, यानी सर्किल का सेंटर यहां कहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स है ना ये, यानी आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। ये अभी भी सर्कुलर मोशन तो करेगा, पर ऐसा। मैंने बोला ना, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये खचक खचक टिंग डिंग 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 डिंग, यहां पे देखो, खचक टिंग डिंग 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 डिंग, ए खचक टिंग डिंग 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 डिंग। आप इधर कैसे ला सकते हो यार? फोर्स ही नहीं है इस तरफ। फोर्स किधर लगती है? सेंट्रीपिटल, टुवर्ड्स द सेंटर। आप सोचे तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे कैसे घुमा सकते हैं? फोर्स इधर सेंटर की तरफ है ही नहीं, फोर्स तो ऊपर सेंटर की तरफ है। तो ये ऐसा मोशन करेगा, एंड ड्यू टू सिमेट्री अगेन यू विल से कि जब ये बाहर निकलेगा, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा होगा। अब से पूछा टाइम स्पेंड, देखो अब इस बार दिमाग लगाना है ना, बेवकूफ़ी नहीं कि यहाँ सेंटर मानोगे। सर्किल का बड़ा पोर्शन अंदर है, सेंटर अंदर होगा। छोटी गलती बच्चे करते हैं, यहाँ सेंटर मान लिया। सर आपने बाहर से कहा था, पर देखो ना, बड़ा सर्किल का पार्ट अंदर है, सेंटर तो यहाँ होगा ना। रट्टू तोता नहीं बनो, हमेशा सोचते रहो कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो ये ज्वाइन कर लिया मैंने। चलो डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया रेडियस आर। ध्यान से एंगल ध्यान देना, ये थीटा एंगल, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ये पूरा 90 होना चाहिए, थीटा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? फिर से थीटा, क्योंकि ये 90। इस तरह से ये थीटा, ये रेडियस, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर। ये पूरा 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ये एंगल फिर से कितना आया? पाई माइनस 2 थीटा। तो कितनी देर घूमा अंदर? पाई माइनस 2 थीटा एंगल। ना रे ना, ये एंगल थोड़ी ना घूमा है वो, ये एंगल थोड़ी ना घूमा है वो। पार्टिकल ये वाला घूम ही करके आया, गुम्मी गुम्मी, ये वाली गुम्मी गुम्मी। ये पिछली बार बच्चों पिछली बार पार्टिकल ये घूम के आया था, ये वाला एंगल देखो। इस बार ये नहीं घूमा है, मतलब यहाँ पे ये थोड़ी ना घूमा है पार्टिकल, ये बड़ा वाला चक्कर घूम के आया है। बेटा पूरा एंगल कितना होता है? 360, 2 पाई। ये पाई माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2 थीटा। दोनों को जोड़ के 2 पाई आना चाहिए ना। पूरा एंगल कितना आना चाहिए? 2 पाई। पाई माइनस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा। तो वही दिमाग लगाना है कि अगर कंप्लीट सर्किल हो, कंप्लीट सर्किल मतलब 2 पाई, तो टाइम कितना लगेगा? 2 पाई m बाई क्यू बी। तो एक रेडियन के लिए टाइम कितना लगेगा? m बाई क्यू बी। यहाँ कितने रेडियन घूम रहा है? ये वाला नहीं घूम रहा, तो छोटा वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट ये वाला। ये पाई माइनस 2 थीटा, तो ये पाई प्लस 2 थीटा। पूरा जोड़ने पे 2 पाई चाहिए ना, तो पाई प्लस 2 थीटा में m बाई क्यू बी
इंटू पाई प्लस 2 थीटा। दिमाग चलाते रहना इसमें, वरना ये क्वेश्चंस गलत कर जाओगे आप। m बाई क्यू बी पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है, सभी स्टैंडर्ड कोचिंग में कराया जाता है, अच्छी अच्छी कोचिंग में। m बाई क्यू बी पाई प्लस, अब थीटा की वैल्यू भी दे सकता है, स्पेशल केसेस मतलब वैल्यू देके आपसे पूछ लेगा सीधा क्वेश्चन। दे करना है, चलो कराते हैं एंगल देके। तैयार हैं आप? चलिए वैल्यू देके एक सवाल किया जाए इसके। टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड का आखिरी सवाल है, ठीक है, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है, अंदर जा रही है। यहाँ चार्ज पार्टिकल लेंगे, कच 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 कच, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही है। चार्ज पार्टिकल लिया मैंने माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंक दिया अंदर। विथ स्पीड v, मैग्नेटिक फील्ड B, angle of projection with the horizontal is theta, theta. Find the time spent in magnetic field. You have options over here. कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देते हैं। ये options over here. Time spent T is equals to option A, B, C, D. Option A आपका है m by pi m by q b pi by 2m q b 3 pi m by 2 q b pi by 2 pi m by 3 q b। चलिए ट्राई करिए। हो गया? ये वाला केस तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, बहुत आसान है। हाल हुआ। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, वेरी सॉरी, थीटा की वैल्यू इज 45 डिग्री। अब करें, दिमाग में मैंने वैल्यू रखी थी, बोर्ड पे उतारना भूल गया, डिसलाइक कर दूंगा सर आपका वीडियो इस बात के लिए। हाँ अब करें, चल ट्राई करें। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अभी भी तो कराया था ये केस, डन डना डन डन बन गया। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ हो गया। चलो क्या किया आपने, अभी भी तो ये कराया था ना, क्या होगा, पार्टिकल को ऐसे फेंका, फोर्स ऐसे लगेगी, ये खचाक, यही होगा। नेगेटिव चार्ज, फोर्स का डायरेक्शन जो आया उसके उल्टा होना चाहिए। आपने इसको ऐसे रखा, वेलोसिटी ऐसे कचर कचर कचर। देखो राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से अंदर, चार्ज का मोशन इधर, फोर्स किधर आ रही, ऊपर, पर नेगेटिव चार्ज है, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन दिखाया उसका उल्टा होगा फोर्स। मैंने बोला था ना, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। थंब ये आप नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन रखे हो, अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर जा रहा है। मैं पिछले लेक्चर में समझाया था, कहीं से अगर नेगेटिव चार्ज चला गया तो उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी नेगेटिव जब उधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर आ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज का मोशन इधर, अरे नेगेटिव का इधर तो पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव गया तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, यानी खाली हो रहा है ना नेगेटिव चार्ज का जगह, तो पॉजिटिव ही तो बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज इधर, टुक 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 टुक, अरे रे 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 फंस गए, फोर्स इधर, सेंटर कहीं इधर था, सर्किल का सेंटर कहीं यही था। ये वाली कहानी है, ये वाली कहानी नहीं है। मैंने कहा ना, तुम फोर्स का डायरेक्शन सोचो, और ये याद रखो कि सेंटीमीटर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है और परपेंडिकुलर टू स्पीड होती है। इतनी बातें पकड़ लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। इसका सेंटर इस तरफ हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि फोर्स ऊपर लगी नहीं रही है, खच्चर, पॉजिटिव चार्ज इधर, फोर्स नीचे, या नेगेटिव से देख रहे हो तो फोर्स का डायरेक्शन पलट दो तो फोर्स नीचे, यानी ये ऐसे बाहर निकलेगा। अरे इतना मोटा बनाना जरूरी थोड़ी ना। हाँ ये
बोलो आया समझ में? अब ये 45 होगा तो आप समझ रहे हो अंदर भी आके 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये सेंटर कहीं बाहर आएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 45, सॉरी ये 45 और ये 45, तो 45 45 45 45 90, तो बचा हुआ अभी 90। तो कितना रेडियस कितना एंगल घूम रहा है? 90 डिग्री घूम रहा है। बोलो आया? फिर से बनाए। हाँ, क्या बोला मैंने? यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था और वो इस तरह से अंदर घुसा था और एंगल कितना था 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो मैंने कहा फोर्स नीचे आ रही है तो इसका मोशन कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो फिर हमने बोला सेंटर बाहर पड़ेगा, सेंटर बाहर पड़ेगा तो ये एंगल कितना था हमारा 45, तो अंदर वाला भी 45, ये भी 45, ये कितना आया था पाई माइनस 2 थीटा, 45 45 90, कितना होगा 90। ध्यान से देखो, पाई माइनस 2 थीटा वही तो आ रहा है, पाई माइनस 2 इंटू 45, 245 इज 90, पाई माइनस 90 कितना होगा पाई बाई 2, 90 तो आ रहा है। यानी कितना घूमा पार्टिकल? 90 डिग्री घूमा। तो हमने देख लिया था 2 पाई घूमने के लिए टाइम लगता है 2 पाई m बाई क्यू बी, एक घूमने के लिए टाइम लगेगा m बाई क्यू बी, तो 90 यानी पाई बाई 2 घूमने के लिए टाइम लगेगा m बाई क्यू बी इन 2 पाई बाई 2। कोई ऑप्शन है ऐसा? ध्यान दिया करो चार्ज पार्टिकल कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। तो हमने देखा इसका सेंटर इधर है तो कच्चा कुचूर, और ऐसे डालते अभी पॉजिटिव चार्ज था सेंटर ऊपर होता तो कचार कुचूर, ऐसे प्रोजेक्ट किया था ना। जिस एंगल से डाला है ना उसी एंगल से बाहर निकलेगा, ये सब कंफ्यूजन नहीं समझो। जैसे आपने ऐसे फेंका है ना तो बाहर भी ऐसे आएगा। इसके कंप्लीट कर लो, क्लियर है? अगर फोर्स नीचे और अगर फोर्स ऊपर होती तो ऐसे फेंका था तो ऊपर से ऐसे निकलता। फोर्स का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड के। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को मिला के एक बढ़िया सवाल और बनाते हैं, लास्ट सवाल आज का, जिसमें टाइम स्पेंड भी होगा और थोड़ी और कहानी भी होगी। एंगल ऑफ इमरजेंस एंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या करने जा रहे हैं? मान लो हमसे बोलता है कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसको सीधा सीधा v स्पीड से हमने एक फील्ड के अंदर एंटर कराया। और ये फील्ड यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल अंदर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मान लो B है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो D है। तो ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, इस पर फोर्स लगेगी, ध्यान से देख लें, ऊपर लगेगी और इसको सर्कुलर मोशन ही करना पड़ेगा, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे बाहर निकल गया एंगल थीटा पे, एंगल ऑफ इमरजेंसी। देखो इनसफिशिएंट लेंथ है, इतनी लेंथ नहीं है कि सर्किल हो पाए, या क्या पता हो, अभी हमें नहीं पता। डी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, सवाल इसी पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर, फोर्स ऊपर, तो सर्कुलर मोशन किया बट यहाँ से कट गया, मतलब पूरा सर्किल करने की जगह, कंप्लीट करने की जगह ही नहीं मिलेगा, कट गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड थीटा एंड टाइम स्पेंट इफ फर्स्ट पार्ट d is equals to mv/2 qb, second part d is equals to mv/qb, third part d is equals to 2mv/qb। ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, बढ़िया सवाल है। पहले पार्ट में d mv/2 qb, फिर mv/qb, फिर 2mv/qb। सभी अच्छी किताबों में ये सवाल भी दिया हुआ है। पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई कर लें। कर लिया? शुरू करें हम केस 1। d इज इक्वल्स टू mv/2 qb, यानी ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से छोटा है। रेडियस कितना होना चाहिए इसका? इसका रेडियस होना चाहिए mv/qb, मतलब आपको एक्चुअल में जो d दिया है वो रेडियस का भी आधा है।
जब ये रेडियस का भी आधा होगा तो ये कंप्लीट सर्किल कैसे कर सकता है भाई? कंप्लीट सर्किल करने के लिए ये जगह हमारे पास r तो होनी ही चाहिए कम से कम। ध्यान से देखो, इस बार सर्किल का सेंटर इसी लाइन पे मिलेगा क्योंकि प्रोजेक्शन 0 डिग्री पे। मैंने बोला था जब थीटा 0 होगा तो आपको सर्किल का सेंटर इस लाइन पे दिखेगा। अगर सर्किल का सेंटर इस लाइन पे है क्योंकि थीटा 0 है, तो मैंने बोला ये मस्त सेमी सर्किल मिलेगा। तो ये कितना r, ये कितना r और ये कितना चाहिए आपको r। मैंने बोला था ना थीटा 0 पे को तो सेमी सर्किल बनेगा और तब इसी लाइन पे सेंटर आएगा। तो आपको कम से कम ये कितना चाहिए r, और मिल कितना रहा है r/2। कैपिटल लिख लें, आपको r चाहिए और मिल कितना रहा है d, r/2। यानी पूरा सर्किल नहीं हो पाएगा, कहीं यहां से इसने रास्ता छोड़ दिया। ध्यान से देखो, कहीं इस जगह पे आके कहीं यहां पे आके, ये डिस्टेंस कितना है r/2, यहां आके फील्ड ही खत्म हो गई और ये ऐसे बाहर निकल गया। कम से कम यहां तक फील्ड होती तो सर्किल बनता। फील हुई बात फील हुई कि कम से कम d की वैल्यू कितनी चाहिए आपको, कम से कम r के बराबर हो तभी ये सर्किल हो पाता। r से भी थोड़ी सी ज्यादा हो, ये r से थोड़ी सी ज्यादा हो ना, r पे, तो फिर ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो कम से कम फील्ड r से थोड़ी ज्यादा हो, पर r से भी कम है। तो इस केस में क्या होगा, कोई बात नहीं, आइए एनालाइज करते हैं इस केस में क्या होगा। मैंने कहा सेंटर इसी लाइन पे कहीं होगा, यहां मान लेते हैं सेंटर। चलो, ये कितना हो गया रेडियस r, ये कितना हो गया रेडियस r, ठीक है। ये एंगल कितना बोला हमसे, थीटा बोला। चलो, ये थीटा, तो बच्चों ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा, ये एंगल पूरा 90 होगा। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ये एंगल देखो 90 होगा, रेडियस एंड टेंजेंट। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, d दे रखा है। तो ध्यान से देखो, ये थीटा आ गया, ये d, ये r। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर d हो गया, हाइपोटेन्यूज r हो गया। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज d बाई r। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है mv/2qb और r की वैल्यू mv/qb। r/2 है एक तरह से सिंपल, d 1/2। d की वैल्यू r/2 है ना, r कैंसिल 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो। तो अगर इसको mv/2qb रखोगे तो 30 ही डिग्री बना के बाहर भाग जाएगा। कम से कम 90 तक का तो चांस देते तब घूम पाता है। ये आपने 90 तक का चांस ही नहीं दिया। 90 तक पे देखो यहाँ पहुंचता घूम सकता था, कम से कम 90 से थोड़ा ज़्यादा हो। तो थीटा आपका 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री को हम बोल सकते हैं π/6 बोल सकते हैं। 30 डिग्री π/6 हो जाएगा, π/6 180 π30 6 आ रहा π/6। तो हमको निकालना है कि ये कितना एंगल घूमा, सर्किल कितना घूमा, π/6 घूमा। तो π/6 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। हमने देखा 2π घूमने के लिए लग रहा था 2πm/qb, 1 घूमने के लिए लग रहा है m/qb, तो π/6 घूमने के लिए लगेगा m/qb इंटू π/6। मिल गया। तो पहले वाले केस में हमसे एंगल पूछा इमरजेंस का 30 डिग्री, टाइम कितना लगा m/qb इंटू π/6। बोलो क्लियर, इतना एंगल अंदर घूमा ना। उससे अलग एकदम कहानी, कंपेयर नहीं करो उससे एकदम। वो थीटा अलग है, थीटा अलग है, खेल अलग है। वहाँ यहाँ पे थीटा दे रहे थे, यहाँ तो थीटा हमने 0 कर दिया इस बार। इससे ये क्लियर हुआ सेमी सर्किल कर सकता है, इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा। इससे ये क्लियर हुआ कि इसका सेंटर इसी पे पड़ेगा। क्लियर है। अगले केस पे चले। d छोटा पड़ गया r/2, d कम से कम r होता तो ये शायद सर्किल घूम पाता, छोटा पड़ गया d, तो ये कहीं बीच से ही बाहर निकल गया। क्लियर है, मतलब समझ लो d आपके पास ज़्यादा होना चाहिए था तो काम बन सकता था। अब जाके देखो इसका सेमी सर्किल कंप्लीट हो रहा है इस जगह पे कहीं, यानी यहाँ तक d होता कम से कम। खैर अगले केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज d इज mv/qb। केस नंबर 2 इज d इज mv/q, यानी d r के बराबर कर दिया है। Okay, now what will happen? D is equal to R. Okay, let us see.
शायद ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, हमें क्या पता, हम तो वही केस बना लेते हैं जो केस बना था हमारे पास। साइन थीटा से अपने आप आंसर आना चाहिए। चलो हम मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता। अरे हमें क्या पता, वो तो हम इतना थोड़ी ना सोच रहे हैं, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने कहा चलो ठीक है जैसा था वैसे ही बना लेते हैं। ये कितना था d, ये कितना था r, ये कितना था थीटा, हमने फिर लगा दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई आर। हमें नहीं पता कि वो 90 डिग्री पे निकल जाएगा, अपने आप आएगा आंसर। साइन थीटा इज डी बाई आर, डी की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो हम अपने आप समझ गए, ऐसा नहीं है, गलत फिगर सोच रहे हैं हम। ये बनेगी, सो सॉरी, ये यहां से देखो सर्किल कंप्लीट कर सकता था, बट थोड़ा सा और आपको रेडियस चाहिए था, यहां से निकल गया एट एन एंगल 90 डिग्री। डी आपका जस्ट ग्रेटर देन आर होता ना, काम बन जाता। व्हाट इज दिस, दिस इज डी इज इक्वल टू आर। जस्ट आर से बड़ा होता तो ये यहां से ऐसे अंदर घूम जाता। अभी ये इमर्ज कर गया विथ एंगल 90 डिग्री। साइन थीटा लगा दिया डी बाई आर, पिछली बार भी ये किया था। तो ये हमारा थीटा आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, टाइम अलग आसानी से m बाई क्यू बी, 90 का मतलब पाई बाई 4। बोलो क्लियर है, कितना घुमा अंदर, पाई बाई 4 घुमा, 90 का मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 घुमा अंदर, सीधा पाई बाई 2 लगा दिया। 30 घुमा तो पाई बाई 6 लगाया। लास्ट केस, थर्ड केस इज डी इज 2 mv by qb, d is 2 mv by qb। दिस इज इंटरेस्टिंग, d 2r के बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया, पूरा सर्किल हो जाएगा। नहीं मानते मत मानो, चलो साइन थीटा इज इक्वल्स टू d बाई r, d किसके बराबर हो गया है, 2r, 2r बाई r 2। साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 2, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने बोला ना, जब भी आपको डी आर से बड़ा मिल जाए तो आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पार्टिकल मुड़ जाएगा। ये डी आपका 2r के बराबर, बहुत जगह है, तो ये पार्टिकल अंदर आके घूम के बाहर निकल गया। कितनी जगह चाहिए थी इसको, r की, अभी कितनी और बची है, r की और बची है। क्लियर है, तो ये पूरा कितना एंगल घुमा होगा, 180 घुमा होगा, पाई है ना। और यहाँ से निकला कितने एंगल पे होगा, 0 डिग्री पे निकला होगा, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा, 0। ध्यान देखो एंगल कितना हो जाएगा, 90, वेरी सॉरी, एंगल ऑफ इमर्जेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा, 0। सही लिखा है 0। देखो ना, हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट किया, तो हॉरिजॉन्टल से तो 0 ही आ रहा है। और अगर टाइम की बात करें तो m बाई क्यू बी इंटू कितना घूमे हैं, 180, तो पाई ले लें, पूरा सर्किल होता है 2 पाई m बाई क्यूब, याद है तो पाई। तो जब भी आप देखो डी आर से बड़ा दे दे ऐसे सवाल में, तो आप समझ जाओ पार्टिकल घूम पाएगा, और डी जब भी आर से छोटा हो तो पार्टिकल नहीं घूम पाएगा, और डी आर के बराबर हो तो एकदम मतलब ये वाला लिमिटिंग केस, तो इसमें ऐसे पार्टिकल 90 डिग्री पे बाहर चला जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद केस 3 आएगा। एक केस 3 वो होगा जब पार्टिकल ना ही फील्ड के अलोंग होगा ना ही फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो आज हमने दो ही केस लिए, जब थीटा 0 किया और थीटा 90 किया। 90 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो। हमने पढ़ा कि अगर पार्टिकल सर्कुलर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, v इज परपेंडिकुलर टू b है, तो वो एक सर्किल में घूमता है जिस सर्किल का रेडियस होता है mv बाई क्यू बी। mv की जगह हम मोमेंटम p रख सकते हैं, p की जगह √2mk रख सकते हैं, और k की जगह qb रख सकते हैं, और इस तरह से कंपेरिजन वाले सवाल किए। फिर हम देखा उसका टाइम पीरियड जो आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई m बाई क्यू बी। और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल में। फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली 1 बाई टाइम पीरियड, और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली 2 पाई f से। उसके बाद हमने कुछ सवाल किए उसके। फिर हम आगे इस तरह क्वेश्चन पे जिसमें बता रहे थे कि पार्टिकल कितने देर टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड के सवाल ले आया, जिसमें हमने देखा कितने टाइम। तो हमने कहा ये ध्यान देखना कि फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है वो सेंटर की तरफ होता है, तो सेंटर किस तरफ है ये सोच लेना, जिस तरह से घुसा है उसी एंगल पे बाहर निकलेगा ये सोचना। फिर याद रखना कि 2 पाई के लिए जो टाइम होता है वो होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। बाई किसी एंगल का चाहिए तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला सवाल लेके आ गए हम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। हमने बोला कि अगर डी आर से छोटा है तो ये बीच में ही बाहर निकल जाएगा, डी आर के बराबर है तो 90 पे, और डी आर से बड़ा है तो पूरा चक्कर घूम के 180 पे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।